पेरियार, आधुनिक भारत के निर्माता। यह किताब भारत के उन करोड़ों अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों को समर्पित है जो नहीं जानते कि ब्राह्मणवादी ग्रंथों में जिन शूद्रों, राक्षसों और असुरों की निंदा की गई है वे आज के ओबीसी लोगों के पूर्वज थे। ये ओबीसी अगर दक्षिण के रामासामी पेरियार और उत्तर भारत के पेरियार कहलाने वाले ललई सिंह यादव की बातें समझ लें तो ना सिर्फ अपनी बल्कि भारत की तकदीर भी बदल सकते हैं। भूमिका: पेरियार को सामाजिक सुधारकों, विचारकों या नेताओं की किसी सामान्य श्रेणी में रखकर नहीं देखा जा सकता। वे इतने अलग हैं और इतने क्रांतिकारी हैं कि ऐसे लोगों को नेता या सुधारक न कहकर विद्रोही कहा जाना ही उचित है। निश्चित ही कई अर्थों में पेरियार एक महान संगठनकर्ता नेता भी हैं, लेकिन नेता या सुधारक या सामाजिक परिवर्तन की बयार चलाने वाले क्रांति चेता होने के अलावा भी वे बहुत कुछ हैं। वे सर्वप्रथम एक विद्रोही विचारक हैं और इसी विचारक के गर्भ से उनके क्रांतिकारी समाज, दर्शन, आंदोलन और राजनीति का जन्म होता है। अपने समकालीन अन्य समाज सुधारकों या राजनीतिक चिंतकों से परे जाते हुए वे सिद्धांत और व्यवहार में एक अद्भुत संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए उनकी सैद्धांतिक स्थापनाओं का सौंदर्य एवं शक्ति उनके जमीनी संघर्ष में साफ नजर आती है। अक्सर ही हम उन एक महान नेता या विचारक का नाम सुनते ही उनके बारे में कुछ पारंपरिक अंदाज में सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि धर्म या ईश्वर की प्रशंसा करने वाले या फिर समाज में सदियों से चली आ रही परंपराओं को मजबूत करने वाले लोग ही महान होते हैं। लेकिन पेरियार के विचारों और उनके कर्मों को देख पेरियार इस तरह की महानता की श्रेणी में किसी अर्थ में शामिल नहीं किए जा सकते। पेरियार ने न केवल ईश्वर का विरोध किया बल्कि संगठित धर्म का भी विरोध किया। ईश्वर विरोधी नज़रिए से समाज को बड़े पैमाने पर संगठित करना अपने आप में एक कठिन चुनौती होती है। पेरियार इस कठिन समय में भारत जैसे धर्मभीरू और गरीब देश में कामयाब रहे। इसलिए यूनेस्को में पेरियार का सम्मान करते हुए पेरियार को दक्षिण भारत का वोल्टेयर कहा जाता है। उनके क्रांतिकारी विचार एवं सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों की गूंज दुनिया भर में सुनी गई। एक वैश्विक बौद्धिक समुदाय एवं नागरिक समाज ने उन्हें खूब आदर एवं सम्मान दिया, जिसके बारे में हिंदी पट्टी के भारतीयों को आज भी पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत में पेरियार को जानना और समझना थोड़ा कठिन रहा है। विशेष रूप से उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट में तो यह भी और भी कठिन रहा है। इसका एक विशेष कारण नज़र आता है आधुनिक भारत में हिंदी पट्टी में ब्राह्मण धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, ने लोगों के नज़रिए में एक बड़ा नकारात्मक और खतरनाक असर डाला है। इस बदलाव की वजह से धर्म और ईश्वर का विरोध करने वाले लोगों को महान समझने में सामान्य लोगों को दिक्कत होती है। अगर इस बात की जांच पड़ताल की जाए तो इसका भी एक विशेष कारण है। भारत में और विशेष रूप से हिंदी भाषी राज्यों में ज्ञात ईश्वर में धर्म, साधना, अध्यात्म एवं भक्ति इत्यादि की प्रशंसा करने वाले लोगों को महापुरुष माना गया है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ईश्वर, आत्मा एवं पुनर्जन्म जैसे अंधविश्वासों का विरोध करता है तो उसे महापुरुष तो छोड़िए, सामान्य बुद्धि का शिष्ट व्यक्ति मानना भी मुश्किल बना दिया जाता है। यहाँ एक मज़ेदार बात यह भी है कि इसी उत्तर भारत के कबीर जैसे रैदास भी हुए, जो संगठित हिंदू धर्म और ईश्वर की प्रचलित धारणा का डटकर विरोध करते रहे। इसके बावजूद हमें कबीर और रैदास काफ़ी प्रचलित होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो कबीर और रैदास जिस
तरीके से प्रचलित हुए और उनका जो प्रचलित है काफ़ी हद तक संगठित ब्राह्मण धर्म के अनुकूल बना दिया गया है। इसलिए कबीर और रैदास की तस्वीर का घर घर तक पहुंच जाना आसान बन गया। उनके मुंह से जिस निर्गुण राम की प्रशंसा निकली उसे दशरथ पुत्र राम की प्रशंसा बनाकर पेश कर दिया गया। इस तरकीब के कारण कबीर और रैदास की वास्तविक क्रांति को कमज़ोर करके उन्हें एक भक्ति संत का नाम देकर घर घर तक पहुंचा दिया गया। लेकिन पेरियार के साथ यह खेल खेलना असंभव है। अभी भी डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जैसे लोगों की मौलिक विचार प्रक्रिया और विरासत हमारे पास सुरक्षित रूप से मौजूद है। पेरियार को संत कबीर या संत रैदास की तरह किसी काल्पनिक राम, ईश्वर, हरि या धर्म विशेष की प्रशंसा करते हुए अभी तक नहीं दिखाया जा सका है। इस कारण जनमानस में पेरियार के प्रगतिशील चेहरे या अनुकूल बना दिए गए चेहरे दोनों का प्रचार नहीं हो पाया है। ऐसे में पेरियार का नाम ही लोग नहीं जानते हैं। यह भारत के करोड़ों ओबीसी, दलित, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों का दुर्भाग्य है कि उनके हक में आवाज़ उठाने वाले इतने बड़े क्रांतिकारी की इतनी उपेक्षा होती रही है। यह किताब इस उपेक्षा की धुंध को छाँटने का एक विनम्र प्रयास है। मैंने पेरियार के क्रांतिकारी विचारों को उनके व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं और उनके द्वारा छेड़े गए आंदोलन के आईने में पेश करने का प्रयास किया गया है और यह किताब पेरियार के व्यक्तित्व और उनकी सोचने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है। इस किताब का मुख्य लक्ष्य उनके जीवन में घटी घटनाओं पर उनके विचारों और प्रतिक्रियाओं को उजागर करना है। इसलिए इसमें पेरियार के समकालीन अन्य व्यक्तियों की वैचारिकी या रणनीतियों के विस्तार में जाने से परहेज किया गया है। घटनाओं के विस्तार में जाते हुए छोटे छोटे हेडिंग्स देकर सामग्री को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का प्रयास भी किया गया है ताकि पाठकों को पढ़ने में आसानी हो। उम्मीद है इन सावधानियों और इन लक्ष्य के साथ यह पुस्तक पाठकों को पसंद आएगी। दिसंबर 2021, मुंबई, संजय जोठे। अध्याय 1, पेरियार और उनका समय। किसी भी विद्रोही और क्रांतिकारी दार्शनिक विचारक का कृतित्व एवं विचार तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम उसके समय को ना समझ लें। पेरियार जैसे लोगों के विचार शून्य में नहीं जन्मे, बल्कि वे अपने समय से संवाद करते हुए पैदा होते हैं। इस प्रकार पेरियार के विचारों और कामों को समझने के लिए हमें उनके समय के भारत को अर्थात ब्रिटिश भारत को एवं इस समय की सामाजिक राजनीतिक विशेषताओं का कुछ अनुमान स्पष्ट करना होगा। ब्रिटिश शासन तक आते आते तमिलनाडु सहित पूरे भारत में जाति व्यवस्था और पितृसत्ता काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। वर्णाश्रम धर्म या ब्राह्मण धर्म, जिसे आजकल हिंदू धर्म भी कहा जाता है, कि इस व्यवस्था में जाति और वर्ण के भेदभाव के चलते अवर्ण लोगों सहित सभी वर्ण की स्त्रियों का दमन और शोषण हो रहा था। समाज में बहुत तरह तरह के अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ फैली हुई थी। इस समय तक पूरे तमिल समाज सहित दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सामाजिक बदलाव की तीव्र आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। एक तरफ ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन शिक्षा के नए अवसर पैदा हुए। अंग्रेजी माध्यम में यूरोपियन शैली की शिक्षा ने भारत के सभी राज्यों में सभी समाजों में बदलाव की प्रेरणा पैदा की। यूरोपीय आधुनिकता के जिस आधुनिक जीवन शैली एवं तार्किक सोच समझकर प्रचार किया, उससे प्रेरित होकर तमिलनाडु में भी सामाजिक बदलाव की प्रेरणाएं मचलने लगी। इसके साथ ही स्त्रियों की शिक्षा एवं उनके सामाजिक पारिवारिक जीवन में आज़ादी को लेकर हर तरह के आंदोलन शुरू हुए। साथ ही जाति व्यवस्था के खिलाफ कई आंदोलन उभरे और
उनका भी समाज पर सकारात्मक प्रभाव हुआ, जिससे एक तरफ जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी और दूसरी तरफ स्त्रियों को सामाजिक पारिवारिक जीवन में अधिक अवसर मिलने का रास्ता साफ हुआ। बंगाल और पंजाब में यूरोपीय आधुनिकता। भारत में आने के बाद अंग्रेजों का पहला और सुव्यवस्थित संपर्क बंगाल समाज से बना। इसलिए बंगाली समाज में यूरोपीय आधुनिकता की वजह से सबसे पहले बदलाव की लहर शुरू हुई। राजा राममोहन राय और केशव चंद्र सेन जैसे विचारकों ने यूरोपीय शिक्षा का प्रकाश हासिल करके भारत की वर्णाश्रमवादी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के अंत के लिए लड़ाई लड़ी और केशव चंद्र सेन ने भी समाज में जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए। बंगाली पुनर्जागरण के नायकों के रूप में इन्होंने एवं अन्य कई बंगाली विचारकों ने पूरे भारत को प्राचीन परंपराओं से निकालकर नए युग की आधुनिकता की तरफ ले जाने का महत्वपूर्ण काम किया। हालांकि एक ईमानदार मूल्यांकन किया जाए तो हम पाते हैं कि बंगाली पुनर्जागरण के बावजूद तात्कालिक समाज में कोई मौलिक बदलाव नहीं हुआ। उस समाज में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था सहित ईश्वर सत्ता एवं पितृसत्ता की ताकत में कोई विशेष कमी नहीं आई। इसी समय भारत के उत्तरी हिस्से में पंजाब में भी एक नई किस्म की आधुनिकता का उदय हो रहा था। इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के माध्यम से सामाजिक बदलाव एवं वर्णाश्रम धर्म की रक्षा का एक नया आंदोलन शुरू हुआ था। आर्य समाज के आंदोलन में भी वर्ण व्यवस्था एवं वेदों की पवित्रता पर जोर देते हुए जाति व्यवस्था सहित अस्पृश्यता की निंदा करते हुए कुछ सुधार की पहल की जा रही थी। आर्य समाज की इन कोशिशों ने आम जनमानस ही नहीं बल्कि लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी को भी प्रेरित किया। बंगाल और पंजाब के पुनर्जागरण की तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि दोनों में एक खास तरह का अंतरंग सूत्र काम कर रहा था। दोनों इलाकों में वर्णाश्रम धर्म को इस्लाम और ईसाईयत की नई शिक्षा एवं यूरोपीय आधुनिकता से कड़ी चुनौती मिल रही थी। असल में पंजाब और बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलन का असल लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म में मूलभूत ढांचे को बनाए रखते हुए कुछ ऊपरी सुधार करना था। इसलिए हम देखते हैं कि इन इलाकों में जाति आधारित भेदभाव नए नए रूप लेकर प्रकट होता रहा है। ब्राह्मणवादी की नई तकनीकें। तत्कालिक पंजाब और बंगाल में एक दूसरी चुनौती थी इस्लाम और ईसाईयत की। उस समय हिंदू वर्ण व्यवस्था के आखिरी पायदान पर सबसे अपमानित जीवन जीने वाले करोड़ों लोगों बड़ी संख्या में दूसरे धर्म की तरफ जा रहे थे। इस वजह से वर्णाश्रम धर्म को कमजोर होता हुआ देख तात्कालिक ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण धर्म में सुधार करने की प्रेरणा पैदा हुई। उस समय भारत में तीसरी दिशा महाराष्ट्र से भी बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव की आंधी शुरू हुई। महाराष्ट्र में पुणे में ब्राह्मणों ने भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में सामाजिक बदलाव की लहर पैदा हुई। यह बदलाव की प्रेरणा काफ़ी हद तक वर्णाश्रम धर्म की सुरक्षित सीमा में ही काम कर रही थी। इससे ईश्वर सत्ता, पितृसत्ता तथा जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बातें शामिल नहीं थी। इस बदलाव की दूसरी लहर में ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में भी हम एक संपूर्ण क्रांति की लहर उभरते हुए देखते हैं, जो छत्रपति साहूजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में शिखर पर पहुंचती है। हालांकि यहाँ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इन तीन भाषाओं क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रेरणा का मूल उद्देश्य भारतीय समाज व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव करना नहीं था। पूरी तरह बदलाव के बजाय शूद्रों, अतिशूद्रों को
कुछ कामचलाऊ सुधार के जरिए वर्णाश्रम धर्म की खोल में बनाए रखना उनका उद्देश्य था। इसलिए इन सुधारों के बावजूद शूद्र, अतिशूद्र एवं स्त्रियों के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। जिस तरह के बदलाव की प्रेरणा हम संत कबीर, संत रैदास और गुरु नानक सहित ज्योतिराव फुले के काम में देखते हैं, जैसे बदलाव की प्रेरणा हम पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के द्वारा चलाए गए आंदोलन में नहीं देख पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश ब्राह्मण नेता एवं सामाजिक सुधार वर्णाश्रम धर्म को सुरक्षित रखते हुए अन्य धर्मों एवं संस्कृतियों से मिलने वाली चुनौतियों का उत्तर देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ संत कबीर, संत रैदास और ज्योतिराव फुले जैसे गैर ब्राह्मण नेता एवं समाज सुधारक वर्णाश्रम धर्म के ईश्वरवादी ढांचे को पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे। इस बहुजन सुधारकों का काम कहीं गहरा, बुनियादी एवं कहीं ज़्यादा प्रभावशाली रहा। इन्होंने समाज में आमूलचूल बदलाव के लिए आर्य ब्राह्मण धर्म की ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म से जुड़ी मान्यताओं पर चोट की। इसलिए इन लोगों ने जिस प्रकार के बदलाव की कल्पना की थी, वह आज के आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लक्ष्य के कहीं अधिक नज़दीक नज़र आता है। ठीक इसी प्रकार के बदलाव की कल्पना हम पेरियार के जीवन भर के संघर्ष में पाते हैं। नए दौर में क्रांति की नई इबारत। तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास बहुत अधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक बदलाव के बहुत सारे प्रयास समानांतर चल रहे थे। ऐसे में वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ एक नई आवाज़ उठाते हुए तमिल संस्कृति, तमिल भाषा एवं तमिल राष्ट्रवाद को आधार बनाते हुए पेरियार ने एक नई क्रांति चेतना को जन्म दिया। यह क्रांति चेतना कितनी विलक्षण और ताकतवर थी कि इसे भारत के अधिकांश सामाजिक एवं राजनीतिक विचार के प्रयास की तुलना में काफ़ी रेडिकल माना जाता है। उनकी वैचारिक उग्रता और आक्रमण का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वे ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे और भारत में मूल निवासियों की द्रविड़ संस्कृति और सभ्यता का पुनरुत्थान चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने जो एक स्वर्णिम सूत्र दिया था, वह यह था: वर्णाश्रम धर्म के अंधविश्वासों से बाहर निकलना। अपनी क्रांतिकारी प्रस्तावना के शिखर पर जाते हुए पेरियार न केवल ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म के संपूर्ण खात्मे की बात करते हैं, बल्कि वे एक वैकल्पिक समाज और दुनिया का नक्शा देते हुए तमिलनाडु नामक एक अलग तमिल राष्ट्र की मांग भी उठाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण क्रांतिकारियों एवं सामाजिक सुधारकों की सघन उपस्थिति में पेरियार एक अलग ही ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सामाजिक सुधार एवं बदलाव का उनका तरीका एक अन्य प्रचलित अर्थ में क्रांतिकारी समझे जाने वाले लोगों की तुलना में बहुत आक्रामक रहा है। एक गैर समझौतावादी एवं दुस्साहसी नेता के रूप में उनके कामों एवं उनके व्यक्तित्व को समझना अपने आप में एक मज़ेदार यात्रा है। पेरियार और उनके समय की मुख्य विशेषताएं। ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में सामाजिक राजनीतिक जागरण की लहर ब्रिटिश भारत में तेजी से उभरी। मद्रास में पहला भारतीय अखबार द क्रिसेंट सन 1884 में शुरू हुआ। हालांकि इसके पहले ही एक तमिल साप्ताहिक स्वदेशमित्रम सन 1882 में निकलना शुरू हो चुका था। सन 1892 में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो बाल विवाह पर पाबंदी लगाने एवं पुनर्विवाह की इजाज़त देने के पक्ष में था।
इस एसोसिएशन ने नारी शिक्षा के पक्ष में भी एक पर्याप्त कार्य किया। इसके बाद 1892 में आदि द्राविड़ महाजन सभा की स्थापना होती है और 1898 में वीरेशलिंगम द्वारा पहला विधवा आश्रम स्थापित होता है। इसके पहले 1889 में महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई शारदा सदन के माध्यम से विधवाओं के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलने की पहल कर चुकी थी, जिसका तिलक और उनके साथियों ने तीखा विरोध किया था। दक्षिण में सामाजिक क्रांति की शुरुआत। यहाँ एक विशेष रूप से गौर करने लायक है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक क्रांतिकारी बदलाव तमिल बहुल जिलों में ही नजर आए। तमिल समुदाय बहुत प्राचीन काल से ब्राह्मणवाद एवं हिंदू धर्म से सीधी टक्कर लेता रहा है। तमिलनाडु में जिस प्राचीन भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन की परंपरा बनी हुई है, वह ब्राह्मणवादी धर्म द्वारा विकसित संस्कृति, भाषा एवं समाज में कई मायने में अधिक उन्नत रही है। इस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषी जिलों में एक मराठी ब्राह्मण के श्रीनिवास राव के नेतृत्व में बदलाव के ये आंदोलन चल रहे थे। उस दौर में वर्णाश्रमवादी व्यवस्था में भी आधुनिक यूरोपीय आधुनिकता के दबाव में बदलाव एवं हिंदू धर्म के पुनरुत्थान दोनों के प्रयोग एक साथ चल रहे थे। इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि इस इलाके में बड़े पैमाने में गैर ब्राह्मण समाज या द्रविड़ समाज में व्यापक रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक सत्ता को लेकर संदेह और अविश्वास बढ़ता गया और उनकी दूरियां भी बढ़ती गई। इसी बीच थियोसॉफिकल सोसाइटी की तात्कालिक अध्यक्ष एनी बेसेंट के द्वारा सन 1914 में होम रूल की मांग किए जाने के दौरान भारत में ब्राह्मणवादी इतिहास की महानता के बखान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। एनी बेसेंट के इस हस्तक्षेप के बाद तमिलभाषी द्रविड़ लोगों ने ब्राह्मणवाद एवं ब्राह्मण धर्म के खिलाफ भावनाएं भड़काने लगी और बहुत तरह के सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्ष नजर आने लगे। ब्राह्मणवाद का नया अवतार तात्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में विशेष रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत के प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने का जो काम हाथ में लिया, वह दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता के रूप में एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत के प्रभावशाली वर्ग में स्वयं को एक थियोसॉफिकल आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्राचीन ब्राह्मणवादी धर्म का महिमा मंडन करना शुरू किया। एनी बेसेंट ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान की रोशनी में वेदांती और ब्राह्मणवादी अंधविश्वासों को उचित एवं वैज्ञानिक ठहराना शुरू किया। इस प्रकार के थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट के प्रयासों से दक्षिण भारत का ब्राह्मण वर्ग बहुत प्रसन्न हुआ। अब दक्षिण भारत के ब्राह्मण वर्ग को पहली बार यूरोपीय विद्वानों द्वारा स्थापित किसी एक संस्था द्वारा पैदा किए गए तर्कों का सहारा मिल गया। इन तर्कों का सहारा लेकर वे अपने पाखंडों और पाखंडपूर्ण धर्म को सही ठहराने लगे। इस कारण गुलाम भारत के दक्षिण भाग में एक बार फिर से ब्राह्मणवाद का उदय तेजी से होने लगा। दक्षिण के ब्राह्मण हर संभव मौके पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के ग्रंथों का हवाला देकर प्राचीन परंपरा, अवतारवाद, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा इत्यादि जैसे अंधविश्वासों को सही ठहराने लगे। एनी बेसेंट स्वयं की वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था के पक्ष में दिए गए पुनर्जन्मवादी एवं अवतारवादी तर्कों से सहमत थी, इसलिए उनका झुकाव ब्राह्मणों की तरफ था।
इन सबका परिणाम यह होने लगा कि जिस गुलाम भारत में एक तरफ यूरोपीय आधुनिकता की पुकार मजबूत हो रही थी, वहीं दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के नए अवतार का नए ढंग में उभार हो रहा था। इसे देखकर प्राचीन तमिल द्रविड़ संस्कृति और सभ्यता के पक्षधर विशेष रूप से चिंतित होने लगे। यही चिंता जस्टिस पार्टी के संस्थापकों एवं पेरियार सहित अन्नादुरई के जीवन भर के संघर्ष में देखी जा सकती है। पेरियार और उनके काम के विविध आयाम। इसी जटिल और बहुआयामी पृष्ठभूमि में ईवी रामास्वामी नायकर अर्थात पेरियार का जन्म होता है, जिनके व्यक्तित्व में एक दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी, वक्ता, लेखक, आलोचक, पत्रकार, संपादक, व्यंग्यकार और महान संगठन निर्माता जैसे कई चेहरे एक साथ देखते हैं। उस शताब्दी के उथल-पुथल भरे दौर में भारत एवं विश्व में जो कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था, वह पेरियार के विचारों में अपने श्रेष्ठतम रूप में झलकता है। भारत के सबसे गरीब एवं वंचित लोगों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव मुक्ति के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ा काम कर रही थी। इसलिए अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया था और वह अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित हुए। राजगोपालाचारी ने पेरियार को जब कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया, तब उनकी मूल योजना पेरियार के जरिए दक्षिण में कांग्रेस को मौजूद करने की थी। पेरियार एक संपन्न व्यापारी परिवार से एवं एक ताकतवर बालिज जाति से आते थे। इन दोनों पहचानों का कांग्रेस के लिए स्थानीय स्तर पर बहुत महत्व था। इसके अलावा पेरियार एक ओजस्वी वक्ता और दुस्साहसी नेता थे। इन सब बातों ने मिलकर तात्कालिक तमिलनाडु कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान की। इसलिए उनके महान योगदान को तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने भी पहचानते हुए उन्हें समाज से इरेटू नायकार या इरोड का नायकार कहकर सम्मानित किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी भारत में अंग्रेजों के लिए सोने की खान थी। ब्रिटिश भारत में यह सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक था, जहां भी ब्रिटिश सरकार न केवल व्यापार व्यवसाय करती थी, बल्कि इस इलाके की उपजाऊ शक्ति के कारण बहुत सारा राजस्व भी इकट्ठा करती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहलाती थी। यह क्षेत्र प्राचीन काल में भारत के द्रविड़ों की सांस्कृतिक और राजनीतिक सफलता की महान गाथाओं को जन्म देने वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पर जो द्रविड़ सभ्यता जन्मी, उसने सभ्यता और नैतिकता शिखर छुआ था। पेरियार स्वयं मानते थे कि इतना विकास होने के कारण यह था कि इस इलाके में ब्राह्मणवादी ईश्वर और ब्राह्मणों के धर्म जैसे अंधविश्वास नहीं थे। पेरियार की मूल वैचारिकी। पेरियार मानते थे कि उत्तर भारत से ब्राह्मणवाद का जहर धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ फैला और द्रविड़ संस्कृति और सभ्यता का पतन हुआ। ब्राह्मणवादी धर्म ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे अंधविश्वासों को लेकर आए और द्रविड़ लोगों को भाग्यवाद, पलायनवाद और नैतिक पतन की स्थिति में धकेल दिया। सर्वाधिक जहरीला तत्व जो ब्राह्मण धर्म ने और हिंदुओं के धर्मशास्त्रों ने दक्षिण भारत को दिया, वह था जातिवाद और वर्ण व्यवस्था। जातिवाद ने दक्षिण भारत के द्रविड़ समाज की महान प्रतिभा और उर्वरता को कमजोर कर दिया। यही कारण है कि पेरियार जीवन भर भारत से एवं विशेष रूप से दक्षिण भारत से ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था,
वर्ण व्यवस्था, छुआछूत को खत्म करने के संघर्ष में लगे रहे। यह भेदभाववादी वर्णाश्रम धर्म जब दक्षिण भारत में पहुंचा, तभी छुआछूत आदि की शुरुआत हुई। इसके बाद इस मानवता विरोधी धर्म ने द्रविड़ समाज को 3 मुख्य भागों में बांट दिया था: ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और डिस्परेट क्लास। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द के पहले प्राचीन समय में अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों को व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से डिप्रेस्ड क्लास शब्द का इस्तेमाल किया। यह पेरियार दक्षिण भारत के सभी गैर ब्राह्मण लोगों को द्रविड़ मानते थे। वे कहते थे कि द्रविड़ लोग काल्पनिक शब्द का काल्पनिक पहचान नहीं है। पेरियार का मानना था कि ईरान और अफगानिस्तान की तरह भारत में आने वाले आर्यों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ को दस्यु, अरक्कार और राक्षस जैसे शब्द दिए। ब्राह्मणों के साहित्य में इन शब्दों को वैश्याओं की संतानें कहकर भी अपमानित किया गया है। यह ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मण धर्म असल में न केवल भारत के द्रविड़ों के बल्कि मूल निवासी लोगों के खिलाफ रहा है। पेरियार ने जोर देकर कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए महाकाव्यों ने दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों को ही वानर या बंदर कहा है। बाद में ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, महाकाव्य, कथा कहानियों इत्यादि ने इन शब्दों को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक घर घर में पहुंचा दिया। इस कारण धीरे धीरे स्वयं द्रविड़ लोग अपने महान इतिहास और अपने महान पूर्वज की परंपराओं को भूल गए और वे अपने महान पूर्वजों को राक्षस समझकर उनसे नफरत भी करने लगे। हिंदू धर्म के जाल में फंसने के बाद जैसे जैसे जाति व्यवस्था द्रविड़ों में फैलती गई, वैसे वैसे द्रविड़ समाज में अलग अलग और छोटे छोटे डब्बों जैसी जाति व्यवस्था का निर्माण होने लगा। कालांतर में ज्ञान, लेखन, धर्म, शास्त्र आदि की दुनिया में स्थानीय द्रविड़ राजाओं की तुलना में नए नए उभरते ब्राह्मण वर्ग ने समाज पर प्रभाव बना लिया। इसके बाद इस नए ब्राह्मण वर्ग में उभरे कवियों ने अपनी सांस्कृत रचनाओं ने दक्षिण भारत के राजाओं का इतिहास उत्तर भारत की ब्राह्मण धर्म की परंपराओं से जोड़ना शुरू किया। यह प्रचार धीरे धीरे द्रविड़ समाज को अपने ही प्राचीन इतिहास से तोड़कर अलग करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर दक्षिण भारत में अय्यर, अयंगर, राव, आचार्य और शास्त्री जैसे सरनेम लिखने वाले ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता गया और वे शासन प्रशासन में ऊंचे स्तरों पर काबिज होने लगे। इस कारण सन 1930 तक सरकारी दफ्तरों और प्रशासन में गैर ब्राह्मणों की भागीदारी बहुत कम थी। चारों तरफ शासन प्रशासन, मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व नजर आता था। ब्राह्मणों के अलावा एक दूसरा वर्ग था जो बहुत बड़ी संख्या में था। वह दक्षिण भारत का मूल निवासी वर्ग था जो हजारों साल से दक्षिण भारत में ही रहता आया था। पेरियार एक मूल निवासी लोगों को द्रविड़ कहते हैं। ये द्रविड़ निश्चित ही ब्राह्मण नहीं थे और सांवले या काले रंग के होते थे, इसलिए ब्राह्मण लोग इनसे नफरत किया करते थे। दक्षिण मुख्य रूप से खेती किसानी करने वाले लोग होते थे जो अपने खून पसीने की मेहनत का समाज का पेट भरते। इसके बदले ब्राह्मण इन्हें धन्यवाद तो नहीं देते थे बल्कि अछूत समझकर गालियाँ जरूर दिया करते थे। ये द्रविड़ असल में आजकल पिछड़ी जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी माने जाने वाली जातियों के लोग थे जो ब्राह्मण द्वारा असभ्य और अनार्य माने गए हैं। पेरियार बताते हैं कि ब्राह्मण लोग इन द्रविड़ लोगों को प्राचीन अछूत अर्थात आजकल के दलित या अनुसूचित जाति के लोगों से ऊपर मानते थे। बाद में ब्राह्मणवाद के जहरीले प्रभाव
के कारण इन गैर ब्राह्मण द्रविड़ लोगों में भी कई जातियां बन गई। उदाहरण के लिए मुदलियार, नायडू, चेट्टियार, फ्लाइमार और नायर इत्यादि कालांतर में इस मानवता विरोधी धर्म के चंगुल में बचने के लिए इन जातियों में से कई लोग इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म अपनाने लगे। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मण धर्म के अलावा जो तीसरा वर्ग था वह अछूत या अस्पृश्य या डिप्रेस्ड क्लास कहलाता था। इन लोगों में सर्वाधिक प्रभावशाली लोग वे थे जो हिंदू जाति व्यवस्था में शूद्र कहे गए, और ये लोग असल में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था में बताई गई 4 श्रेणियों में चौथे नंबर पर आते थे। इसलिए ब्राह्मणों द्वारा उनके प्रति ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार देखा जाता था। ये जातियाँ सर्वाधिक मेहनती उत्पादक जातियाँ हैं। समाज के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होती थी वह सामग्रियाँ इन जातियों द्वारा पैदा की जाती। इसलिए इन श्रमशील लोगों के श्रम को परजीवी जीवन शैली वाले ब्राह्मणों ने स्वयं से नीचा माना और उन्हें शस्त्र शास्त्र और विद्या का अधिकार नहीं दिया। इन जातियों में वेल्लाल, नायार, पडाईचीर, नादर, जुलाहे, बढ़ई, नाई, कुम्हार, मछलीमार, धोबी, कलार और देवांगर जैसी जातियाँ गिनी जाती हैं। डिप्रेस्ड क्लास आने वाली ये सभी जातियाँ अछूत मानी जाती रही हैं। ये अछूत करोड़ों की संख्या में हैं। इन करोड़ों लोगों की स्थिति इतनी दयनीय और बुरी है कि इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि यह देश और यह समाज क्या वाकई सभ्य और मुट्ठी भर लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं और सम्मान के अवसर हैं, और इन करोड़ों लोगों को न्यूनतम मानवीय गरिमा तक हासिल नहीं है। इन अछूतों में सबसे महत्वपूर्ण समुदाय पेरियार, पुलैया और एजेवा माने जाने, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं। इन करोड़ लोगों के अवर्ण, पंचम, चांडाल और अछूत तक कहा जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार न संपत्ति रखने का अधिकार है, न शिक्षा हासिल करने का अधिकार है, न अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है, और ना ही इंसान की तरह जीने का अधिकार है। पेरियार मानते थे कि इन करोड़ों लोगों को ऐसी दयनीय स्थिति में डालने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों और उनके ब्राह्मण धर्म की है। पेरियार का जन्म और परिवार। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत इरोड नामक शहर के थाडमपट्टी नामक स्थान में एक कर्मकांडी और रूढ़िवादी गैर ब्राह्मण धनी बालीज परिवार में हुआ। थाडमपट्टी नामक यह स्थान बहुत पुराने समय से मसालों के लिए जाना जाता है, और इरोड शहर विशेष रूप से हल्दी उगाने वाले एक महत्वपूर्ण इलाके के रूप में जाना जाता था। इस हल्दी के व्यापार के कारण यह शहर व्यापारिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर था। इरोड शहर पुराने समय में कोयम्बटूर जिले में आता था। पेरियार के बचपन का नाम राघव इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर नायडू था। उनके पिता स्क्वेम्पट्टा नायकर एक अमीर और सम्मानित व्यवसायी थे। उनकी मां का नाम थिनायथम्माल था। कई किताबें और लेखों में इन्हें मुथमल भी कहा गया है, जो कि संभवतः इनका उपनाम था। रामास्वामी नायकर के माता पिता दोनों ही आरंभ में श्रमजीवी थे एवं एक एक कदम के संघर्ष से उन्होंने अपने परिवार का निर्माण और पालन पोषण किया। इस कारण इस पूरे परिवार की जीवन शैली में आत्मसम्मान के साथ जीने का और संघर्षों से न घबराने का स्वाभाविक गुण स्थापित हो चुका था। ईवी रामास्वामी नायकर से पहले वेंकट नायकर और चिन्ना
थायम्पा के 2 और बच्चे हुए थे, जो कि अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाए। इन 2 बच्चों की मौत के 10 साल बाद 28 सितंबर 1877 को पेरियार के बड़े भाई ई कृष्णस्वामी नायकर का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक स्थान पर 1879 को इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर अर्थात हमारे नायक पेरियार का जन्म हुआ। रामास्वामी की 2 छोटी बहन थी, जिनका नाम कन्नामा और पोन्नुथोए था। इस प्रकार उनका पूरा परिवार था, जिसमें जीवन, परिवार, समाज और धर्म संस्कृति आदि से जुड़ी बातें सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर निर्मित होते रहे। पेरियार के माता पिता का संघर्ष। पेरियार संकटों और अभावों में जीवन गुजारने वाले माता पिता की संतान थे। उनके माता पिता की कहानी अपने आप में संघर्ष और अदम्य जिजीविका की कहानी है। रामास्वामी नायकर के दादा दादी अर्थात वेंकट नायकर के माता पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे। माता पिता के स्नेह एवं सानिध्य के बिना जीवन की कठोर परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाया। वेंकट नायकर ने 19 साल की उम्र में ही एक पत्थर तराशने वाले कारीगर के सहायक के रूप में अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत कर दी थी। अकेले होने के कारण उनके लिए पैसा कमाने वाले या भोजन बनाने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए उन्होंने जीवन के सारे आवश्यक काम खुद ही करने होते थे। जीवन के कठोर अनुभव से गुजरते हुए उन्होंने व्यापार व्यवसाय में काफ़ी उन्नति और धीरे धीरे अपने इलाके के एक प्रमुख व्यापारी उभरकर सामने आए। समय आने पर उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी भी उत्कट जीविका वाली एक संघर्ष करने वाली स्त्री थी, जिन्होंने उनके कदम कदम मिलाकर अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। वेंकट नायकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में अपने कारोबार के दौरान बड़े बड़े पत्थरों को तराशने का काम किया था। ठीक इसी समय उनकी पत्नी अपने सिर पर ईंटों की ढुलाई करते हुए अपनी मेहनत से परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी का इंतजाम करती थी। ठीक यही संघर्ष हम एक अन्य पिछड़ी जाति से आने वाले महान क्रांतिकारी ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने जीवन में देखते हैं। फुले दंपत्ति भी छोटे छोटे कामों से अपनी आजीविका चलाते थे। वेंकट नायकर ने अगले 20 साल में अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर काफ़ी धन संपत्ति हासिल की। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में पेरियार ने अपने माता पिता को जिस तरह संघर्ष करते हुए देखा, उस याददाश्त ने पेरियार को कठिन चुनौतियों से जूझते रहने की प्रेरणा दी थी। नायकर परिवार की मातृभाषा। नायकर परिवार असल में एक कन्नड़ भाषी परिवार था। ये नायकर लोग विजयनगर साम्राज्य में नायडू लोग के वंशज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन प्राचीन नायडू लोगों में बेल्लारी और मैसूर की तरफ 2 अलग अलग दिशाओं में पलायन किया था। जो लोग मैसूर की तरफ गए थे वे कन्नड़ बालिज कहलाते। बाद में इन्हीं का नाम बदलकर नायकर हो गया। पेरियार का जन्म स्थल इरोड में व्यापारिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक रेलवे जंक्शन था और एक बहुत बड़ा बाजार था, जिसमें कि कपास, मूंगफली, तंबाकू जैसे फसलों के अलावा चमड़े के सामान का बड़ा व्यापार होता था। पेरियार का बचपन अपने माता पिता के साथ अपने इलाके की व्यापारिक गतिविधियों को देखते समझते हुए गुजरा था। व्यापारिक गतिविधियों में इस पूरे परिवार की कुशलता ने अपने आसपास के इलाकों में बड़ा प्रभाव छोड़ा। कठिन संघर्षों और सूझबूझ के जरिए नायकर परिवार जल्दी ही संपन्न और समाजसेवी परिवार के रूप में उभरा। धीरे धीरे वेंकट नायकर को
अपने इलाके का महत्वपूर्ण एवं समझदार व्यक्ति माना जाने लगा। उन्हें स्थानीय इरोड नगरपालिका में काउंसलर के रूप में चुना गया था। अपने इलाके में विकास एवं गरीब की मदद के लिए दिल खोलकर आर्थिक मदद किया करते और सरकार को इनके व्यापार से एक अच्छा खासा इनकम टैक्स भी प्राप्त होता। यह परिवार अपने व्यापारिक कुशलता एवं सामाजिक सक्रियता में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि श्रवणकोर के महाराजा भी अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान इस परिवार के पास आकर रुका करते थे। पेरियार की जाति। पेरियार मूल रूप से शूद्र मानी जाने वाली गड़रिया जाति से आते थे, जिनका मूल कार्य आरंभ में भेड़ बकरियां चराना होता था। इस जाति को दक्षिण में बालिज जाति के नाम से जाना जाता है। बालिज, बालीजा या वीर बालीजा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में एक व्यापारिक जाति है। इस जाति को भारत के विभिन्न राज्यों में बलंजा, बनजा, बनजू और बनिनजिंगा के नाम से भी जाना जाता है। बालीजा भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार पिछड़ी जाति अर्थात ओबीसी लोग हैं, जिन्हें हिंदू परंपरा के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से कमतर माना जाता है। एक शूद्र जाति में पैदा होने के कारण उनके माता पिता एवं स्वयं भी उन्हें भी जीवन भर जातिगत भेदभाव अपमान का सामना करना पड़ा था। इसलिए उनके जीवन भर के लेखन, भाषण और आंदोलनों में जाति को उखाड़ फेंकने एवं ब्राह्मणवाद को जड़ मूल सहित नष्ट कर देने के आग्रह इतनी प्रबलता से उभरते हैं। अधूरी शिक्षा और विद्रोही जीवन की शुरुआत। वेंकट नायकर की एक मौसी थी जो कि बचपन से ही विधवा थी। वे वेंकट नायकर और उनके बच्चों को बहुत प्यार करती थी। इन्हीं मौसी ने कुछ समय तक रामास्वामी नायकर का पालन पोषण किया था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके माता पिता ने जल्दी ही अपने आप पास बुला लिया। 5 साल की उम्र में एक स्थानीय स्कूल में भर्ती कर दिया। इस प्रकार पेरियार ने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की और बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने सिर्फ 5 साल तक ही स्कूल शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्कूल से औपचारिक रूप से कुछ खास नहीं सीखा। यह 5 साल की पढ़ाई भी एक ही जगह नहीं हुई, बल्कि 2 अलग-अलग जगहों में हुई थी। सन 1885 में उन्हें इरोड के एक छोटे से स्कूल में भर्ती किया। इस स्कूल में उन्होंने सिर्फ 3 साल पढ़ाई की और इसके बाद इरोड नगरपालिका में दूसरे बड़े स्कूल में चले गए, जहां इन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की। इस तरह कुल मिलाकर उन्होंने 5 साल तक ही स्कूल की पढ़ाई की और फिर 11 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई के दौरान हद से ज़्यादा शरारती बच्चे थे, जो कि किसी भी प्रकार से अपने माता पिता या शिक्षकों के बस में नहीं आते थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पेरियार ने अपने समाज को बहुत करीब से देखा और वे हमेशा से सामाजिक असमानता और धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता को विशेष रूप से तार्किक दृष्टि से देखा करते थे। अपने आसपास रहने वाले अन्य लोगों के समान पेरियार अपने दोस्तों से किसी भी प्रकार छुआछूत का व्यवहार नहीं करते थे। अपने सभी दोस्तों से आसानी से घुल मिल जाते और उनके घरों में जाकर भोजन भी करते थे। जाति और धर्म के भेदभाव को नहीं मानते थे और अक्सर वे नीची जाति समझे जाने वाली जातियों के घर में जाकर पानी पिया करते थे। बचपन से ही पेरियार बहुत विद्रोही, जिज्ञासु, शरारती स्वभाव के थे। वे हर बात पर कड़े सवाल उठाते। वे इतने विद्रोही थे कि उनके परिवार, स्कूल एवं शिक्षकों सहित पंडित पुरोहितों के लिए एक कड़ी चुनौती बन गए थे। जल्द ही स्कूल शिक्षा पर विराम। अपने शरारती और विद्रोही स्वभाव के कारण ही उन्होंने समझ लिया कि वे स्कूल में किसी तरह की शिक्षा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी कारण उनके माता पिता को भी यह निर्णय लेना पड़ा कि पेरियार को स्कूल भेजने से कोई फायदा नहीं है। इस घटना को याद करते हुए
खुद पेरियार ने अपने शब्दों में कहा कि बहुत जल्द ही मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मुझे दुकान पर भेजा दिया गया। अपने पिता की दुकान पर मेरा काम होता था कि मैं पार्सल के लिए तैयार किए गए थैलों के ऊपर नाम और पते लिखा करता था। इससे अधिक किसी शिक्षा की उम्मीद ना तो पेरियार ने खुद अपने लिए की थी और ना ही उनके माता पिता ने की थी। हालांकि पेरियार के स्कूल छोड़ने के विषय में एक अन्य कारण भी बताया जाता है। पेरियार स्कूल में अपने पिछड़ी जाति के दोस्तों के साथ खाना खाते थे, पानी पीते थे। इसके अलावा वे स्कूल के पास शूद्रों और दलितों की बस्ती में जाकर भी पानी पी आते थे। इसी कारण ब्राह्मण शिक्षकों ने संभवतः उनकी पढ़ाई बंद करने के लिए वातावरण बनाया था। अभिशाप बना वरदान। एक अर्थ में इस प्रकार से स्कूल छूट जाना अच्छा साबित हुआ। इसी की वजह से पेरियार अपने आसपास फैली हुई सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से सीधे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मोटी मोटी किताबों और सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पढ़े बिना समाज में अपने जीवन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा हासिल कर रहे थे। शिक्षा में उनकी अपनी विद्रोही एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। औपचारिक रूप से किसी वाद या सिद्धांत में प्रभावित हुए बिना अपनी तर्क बुद्धि एवं आलोचनात्मक शक्ति के बल पर एक साथ बहुत सारी सामग्री चीज़ें सीख रहे थे। धीरे धीरे उनकी तर्क बुद्धि एवं व्यवहार कुशलता ने उनके पिताजी के काम में भी चार चांद लगा दिए। पेरियार की व्यापारिक कुशलता के कारण उनके पिता का कामकाज बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस सफलता के दौरान इसको देखकर स्वयं पेरियार भी अपने पिताजी के कारोबार को बढ़ाने में अपना जीवन लगाने का निर्णय ले लिया और इसी दिशा में लगन और मेहनत से आगे बढ़ने लगे। पेरियार सभी लोगों से बहुत ही हंसमुख तरीके से पेश आते और उनमें बात करते हुए उनका दिल जीत लेते। इस व्यवहार कुशलता के साथ जब वे बहुत सारे लोगों से एक साथ मुखातिब होते तब उनके व्यवहार और मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए उनकी विशेषताओं को सीखते। इस कारण उन्होंने अपने समाज में आसपास घट रही सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों की सीधी समझ हासिल होती थी। यह समझ औपचारिक शिक्षा में किताबों के जरिए कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए 5 साल की औपचारिक शिक्षा के बावजूद पेरियार के जीवन और व्यक्तित्व में हमें ज्ञान की जो ऊंचाई नज़र आती है वह हम दूसरे समकालीन लोगों में कम ही दिखाई देती है। परिवार का धार्मिक जीवन एवं धार्मिक संस्कार बचपन में और युवावस्था की शुरुआत में वह बहुत धार्मिक इंसान थे। उनके माता पिता बहुत धार्मिक और कर्मकांडी वैष्णव हिंदू थे। इसलिए वह वैष्णव हिंदू धर्म से जुड़े हुए तरह तरह के कर्मकांड, व्रत, उपवास इत्यादि भी बहुत लगन से करते थे। तरह तरह के गुरु, बाबा और योगी, तांत्रिक और पुजारी इत्यादि अक्सर ही उनके घर आया जाया करते थे। इस प्रकार पेरियार ने औपचारिक शिक्षा हासिल किए बिना ही भारत में वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों, महाकाव्यों एवं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। पुजारी एवं गुरु एक एक दूसरे पर अन्य परंपराओं के बारे में टीका पत्री करते। इसलिए पेरियार ने बचपन से ही बहुत तार्किक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से इन बातों का मूल्यांकन करना भी सीख लिया था। तर्कवादी पेरियार का उदय। धीरे धीरे उनकी स्वयं की तार्किक चेतना बढ़ती गई और उन्होंने धर्म और कर्मकांड की बातों पर अपने तार्किक प्रहार करने शुरू कर दिए। उन्होंने स्थानीय पंडितों के साथ कई वाद विवाद किए और उन्होंने उनके ज्ञान और पवित्र ग्रंथों को चुनौती दी। पेरियार यह मानते थे कि धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक कथाएं भारत में द्रविड़ों, स्त्रियों और दलित बहुजनों की तमाम समस्याओं की जड़ हैं।
इन सब बातों से गुजरते हुए उन्होंने शास्त्रों और धार्मिक कहानियों में छुपे विरोधाभासों को पकड़ना शुरू किया। ऐसा करते हुए धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि अपनी बातों को तार्किक रूप से एवं लोगों तक समझाते हुए कैसे रखा जाए। विशेष रूप से धार्मिक मिथकों से जुड़ी हुई कहानियाँ और चमत्कार कथाओं का चीरफाड़ करना उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। इस विषय में पेरियार खुद कहते हैं कि पंडितों की कहानियों में छुपे हुए विरोधाभास को भी जब मैं उन्हीं के मत्थे पर दे मारता था तब वह मुझे बड़ा मज़ा आता था। इसी समय आसपास के लोगों में एक समझदार वक्ता के रूप में मेरी छवि बन गई। मुझे लगता है कि इस अनुभव के कारण मैं जाति व्यवस्था सहित सभी सांप्रदायिक धार्मिक पुराण कथाओं शास्त्रों और यहाँ तक कि ईश्वर का भी विरोधी बन गया। इसी दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ़ बनाने में और उन्हें ठगने के लिए करते हैं। जाति और लिंग आधारित भेदभाव को देखकर किशोर पेरियार इस स्थिति को बदलने के बारे में सोचते रहते थे। पेरियार को जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव और ऊंच नीच के बचपन से ही नफरत सी हो गई थी। इस नफरत की पृष्ठभूमि में नास्तिकता और तार्किकता में उन्हें एक गंभीर सामाजिक विचारक बना दिया। अध्याय 3 विवाह और स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष। समय आने पर बाद में युवा पेरियार की 19 साल की उम्र में माता पिता की इच्छा से पारंपरिक ढंग से शादी हुई। उस तरह उनकी पत्नी नागमई 13 साल की थी। यह उन दिनों की प्रथा थी जहां लड़के और लड़की की शादी आज के समय की तुलना में काफ़ी पहले हो जाया करती थी। इस तरह जल्दी होने वाली शादी खुद भी एक मुद्दा थी जिसके खिलाफ पेरियार ने आंदोलन छेड़ा था। स्त्रियों की आज़ादी और अधिकारों के लिए एक आंदोलन चलाते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए समय और अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी जीवन गाथा को अगर हम गौर से देखें तो अपने विवाह के तुरंत बाद ही वे स्त्रियों के अधिकारों और मुक्ति के प्रश्नों से जूझने लग जाते। ऐसा वे सिर्फ वैचारिक या सैद्धांतिक जगत में नहीं करते बल्कि अपने घर में इनकी ज़मीनी शुरुआत करते। बेटी का जन्म और मृत्यु। इस शादी के बाद पेरियार के घर एक बेटी का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से यह बेटी सिर्फ 5 महीने तक ही जीवित रह सकी। इस बात से उनके दाम्पत्य की शुरुआत में ही उन पर एक गहरा दुख आन पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला और जीवन के अगले चरण के कदम बढ़ाए। इस एक बेटी के बाद पेरियार के जीवन भर में कोई संतान नहीं हुई, लेकिन पेरियार दंपत्ति ने इसका अधिक दुख नहीं मनाया और अपना जीवन समाज के करोड़ों बच्चों के जीवन को संवारने में लगा दिया। उनकी पत्नी नागमई अपने पति के साथ लगातार एक बराबरी की भूमिका निभाने वाले साथी, एक दोस्त और एक्टिविस्ट की तरह रहती। उन्होंने बाद में वर्षों में पेरियार के साथ हर आंदोलन और सामाजिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लिया। इसी तथ्य को हम महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ देखते हैं। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री और शिक्षिका थी और उन्होंने ज्योतिबा के साथ मिलकर भारत के इतिहास में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और चलाया। अपने घर से नारी मुक्ति आंदोलन की शुरुआत। स्त्रियों की आज़ादी को लेकर पेरियार की कोशिशें उनके अपने परिवार पर भारी पड़ने लगी। पेरियार का अपना परिवार एक गैर ब्राह्मण वैष्णव परिवार था जिसमें ईश्वर और पितृसत्ता के सिद्धांतों का जहर घुला हुआ था। इसलिए उनके माता पिता स्त्रियों की आज़ादी के सख्त खिलाफ थे। ऐसे स्त्री विरोधी धर्म और कर्मकांड में पहले इस परिवार में रहते हुए पेरियार को स्त्रियों का पक्ष लेने की कीमत चुकानी पड़ी। स्त्रियों की आज़ादी के बारे में पेरियार के जो विचार थे उनकी पहली झलक उनके अपने शादीशुदा जीवन में दिखाई देती है।
उन्होंने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र पहनने तक के लिए मना कर दिया। पेरियार इस पवित्र सूत्र को गुलामी की निशानी मानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को देवी देवताओं के मंदिर जाने के विषय में भी पुनर्विचार करने को कहा। पेरियार देखते थे कि भारत की स्त्रियों के मन में शास्त्रों एवं धर्म की आज्ञा इतनी गहराई तक बैठी हुई थी कि वे अपनी स्थिति या अन्य स्त्रियों की स्थिति बदलने के लिए कुछ कोशिश करने की बात सोच ही नहीं पाती हैं। वे धर्मशास्त्रों, रामायण, महाभारत एवं मनुस्मृति जैसे अन्य ब्राह्मणवादी एवं अंधविश्वासी शास्त्रों में भरोसा रखती हैं। इसलिए उनमें वैज्ञानिक एवं तर्कवादी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। पेरियार इस तरह के विश्वास को भारत में स्त्रियों के पतन से जोड़कर देखते और दिखाते थे। वह स्वयं बलीजा जाति में पैदा हुए थे। यह जाति कट्टर वैष्णव जाति थी, जिसमें पर्दा प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियों को बहुत सारी बंदिशों के बीच अपना जीवन गुजारना होता था। इस जाति में ब्राह्मणवादी धर्म का इतना प्रभाव था कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं होती थी और न ही स्त्रियों को अपनी मर्जी की शादी करने के लिए कोई आज़ादी होती थी। बहन की बाल विवाह, बेटी का पुनर्विवाह। पेरियार की छोटी बहन के प्रसव के दौरान मौत हो गई। इस छोटी बहन के 2 बच्चे थे। एक वह लड़की थी जिसे जन्म देते हुए वह बहन चल बसी थी और दूसरा एक लड़का था। लड़की का नाम अम्माई था। यह जब 10 साल की हुई तब इसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। इस शादी के समय इसके पति की उम्र 13 साल की थी। दुर्भाग्य से शादी के 60 दिन के बाद लड़की के पति को गंभीर डायरिया हुआ और वह मर गया। जब पेरियार ने यह सुना कि वह बहुत दुखी हुए और बहुत दिनों तक उदास मन लिए इधर उधर भटकते हुए परेशान होते रहे। यह बच्ची अपने पति की मौत की खबर सुनकर पेरियार के पास रोती हुई आई और कहने लगी कि आप लोगों ने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों की। यह सवाल सुनने के बाद पेरियार उस बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोते रहे। इसी समय उन्होंने तय कर लिया कि वे इस दुखियारी बच्ची को एक विधवा की तरह नहीं जीने देंगे। पेरियार ने उसी समय तक बच्ची को दोबारा शादी करने का निर्णय लिया था। स्त्रियों के अधिकार और रामास्वामी पेरियार। पेरियार अपनी सभाओं में कहा करते थे कि अगर कोई मनुष्य यह मानता है कि वह दूसरे मनुष्य के समान है और दूसरे मनुष्य की तरह ही समानता का अधिकार है, तभी वह मनुष्य वास्तव में आत्मसम्मान से भरा हुआ है, मनुष्य माना जा सकता है। विशेष रूप से यह बात पर जोर दिया जाता है कि मनुष्य शब्द में स्त्रियां भी शामिल हैं। अक्सर ही धर्म, संस्कृति, शिष्टाचार, अध्यात्म इत्यादि से जुड़े हुए लोग एक खास ढंग से सोचते हैं और जब भी मनुष्य शब्द का इस्तेमाल होता है वे मनुष्य शब्द का अनुवाद पुरुष के रूप में ही करते हैं। इसलिए सिलसिले में उन्होंने आत्मसम्मान विवाह की एक नई पद्धति विकसित की थी, जिसके जरिए उन्होंने कम खर्च वाले, अंधविश्वास के रहित स्त्रियों के पक्ष में नए किस्म के विवाह की परंपरा डाली थी। आत्मसम्मान विवाह की रचना करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि एक लड़की की शादी की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि अगर विवाह के बाद स्त्री या पुरुष एक दूसरे को पसंद ना करें तो आसानी से तलाक ले सकते हैं। इसके साथ ही विधवाओं को दूसरे विवाह करने की ना केवल आज़ादी मिलनी चाहिए बल्कि समाज में दूसरा विवाह में मदद भी करनी चाहिए। ऐसे किन्हीं पहले या दूसरे विवाह में धर्म, जाति इत्यादि की कोई रिकॉर्ड नहीं आनी चाहिए। प्रेम, कौमार्य और सातत्य पर पेरियार के विचार। पेरियार ने स्त्री पुरुष के जीवन में जुड़े हुए हर संभव पहलू पर बात की थी।
विशेष रूप से स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम, सहकार और समन्वय के विषय में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है। प्रेम के विषय में भी कहते हैं कि अगर किसी के मन में दूसरे लिंग के मनुष्य के प्रति सच्चे प्रेम का उदय हुआ है तो ऐसा प्रेम एक स्थायी सद्गुण बन जाता है। इस स्थिति में उस मनुष्य की वासना या फिर क्षणिक लगाव जैसा कोई भाव मन में नहीं आता। ऐसी स्थिति और प्रेम की ऐसी ऊंचाई तभी संभव हो सकती है जबकि मनुष्य एक दूसरे को सिर्फ मनुष्य के रूप में देखते हैं। अगर वे एक दूसरे को जाति, धर्म, कुल, वंश, लिंग, सामाजिक स्थिति या दंपत्ति संपत्ति पर नज़र रखते हैं तो उन्हें सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए वे अपने भाषण में बार बार दोहराया करते थे कि स्त्री और पुरुष के विचार आपस में मिलने चाहिए और उनकी शिक्षा का स्तर संतोषजनक होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए, एक जैसा उद्देश्य और विचार का सम्मान करते हुए आपस में प्रेम कर पाते हैं। पेरियार मानते हैं कि ईश्वर और पितृसत्ता ने ही पुरुषों के मन में स्त्रियों की कौमार्य और सात्वित्व के बारे में पाखंड की रचना की है। वे अक्सर कहा करते थे कि सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन में जितने अधिकार पुरुषों के हैं उतने ही अधिकार स्त्रियों के भी हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए वे इन अधिकारों को प्रेम, अपनी पसंद की शादी, लैंगिक साथी के चुनाव और विवाह का पुनर्विवाह के अधिकार से भी जोड़ते थे। इसलिए वे ब्राह्मण धर्म के कौमार्य और सतीत्व से जुड़े पाखंडी और मनुष्यता विरोधी विचारों के पसंद नहीं करते थे। करपू और निराई की व्याख्या। पेरियार ने सातित्य और कौमार्य से जुड़ी सामाजिक मान्यताओं एवं विचारों का खंडन करते हुए इन अध्यायों शब्दों की कठोर समीक्षा की। तमिल भाषा में सातित्य या लैंगिक अनुशासन के लिए करपू शब्द का इस्तेमाल होता है। पेरियार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ होता है आत्मसम्मान, व्यक्तित्व की अखंडता, सत्य और ईमानदारी से जीवन जीना। इस शब्द का यह अर्थ करते हुए उन्होंने लोगों को समझाया कि इस शब्द को सिर्फ लैंगिक अनुशासन और ब्रह्मचर्य से जोड़कर देखना न केवल गलत है बल्कि स्त्री और मनुष्य जीवन के विरोध में है। इस शब्द के अलावा उन्होंने एक अन्य तमिल शब्द निराई की भी एक नई और भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की। इस शब्द को पारंपरिक रूप से सद्गुण या शुभ की धारणा से जोड़कर देखा जाता है। इसका इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक लोग स्त्री और पुरुष को लैंगिक अनुशासन की तरफ जाने को कहा करते थे। इससे छुपा हुआ भाव यह रहता है कि लोग जाति, वर्ण और ऊंच नीच का ध्यान रखते हुए प्रेम संबंधों के बारे में विचार करें। इस प्रकार यह शब्द की ब्राह्मणवादी धर्म की पितृसत्तात्मक राजनीति का एक उपकरण बन चुका था। पेरियार ने इस शब्द की व्याख्या ही बदल दी। पेरियार ने देखा कि यह शब्द मूल रूप से स्त्रियों की लैंगिक अनुशासन और प्रेम एवं काम से जुड़े हुए आचरण की सुचिता से बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है। इसलिए उन्होंने इस शब्द की व्याख्या बदलते हुए कहा कि इसका वास्तविक अर्थ अखंड एवं दृढ़ नजरिया जो कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। पेरियार ने विस्तार से समझाया कि यहाँ एक पर अखंड का अर्थ वास्तव में शुद्धता से जुड़ा हुआ है। इसका नैतिक या लैंगिक मायने में शरीर से जुड़ा हुआ आचरण संबंधी विशेष अर्थ नहीं है बल्कि मनुष्य के मन में जुड़ा हुआ गुण है। इसी शुद्धता की गलत एवं लैंगिक अनुशासन से जुड़ी हुई धारणा को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में चेस्टिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस शब्द का अर्थ कुंवारेपन या कौमार्य से जोड़ा जाता है। पेरियार ने कहा कि सामान्य बातचीत में इसका अर्थ भी गलत नहीं लिया जाता है।
लोग समझते हैं कि लैंगिक एवं काम संबंधी पूरी तरह से दूर होना ही चेसिस्टी या कौमार्य है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है। वे कहते हैं कि यह अनुवाद न केवल गलत है बल्कि केवल स्त्रियों से जोड़कर देखा जाना और भी ज़्यादा गलत है। स्त्रियों की जिम्मेदारी का सवाल। पेरियार स्त्रियों के मुद्दों को संपूर्णता से देखते हैं। वे स्त्रियों की बुरी स्थिति के लिए केवल पुरुषों या ईश्वर या प्रतिसत्ता के जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि वे स्वयं स्त्रियों को भी उससे जोड़कर देखते हैं। पेरियार कहना था कि जिस तरह ब्राह्मणवाद और धार्मिक अंधविश्वासों एवं पाखंडों के प्रभाव में करोड़ों लोगों ने अपने आप को अछूत मान लिया है, उसी तरह स्त्रियों ने भी अपने आप को कमजोर और असहाय मान लिया है। यह केवल मानसिक गुलामी और मान्यता की बात है। अगर स्त्रियां इस सोच से बाहर निकल सके तो अभी न केवल अपने शोषण होने से रोक सकती हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी हासिल कर सकती हैं। अगर स्त्रियों को वास्तव में आज़ादी हासिल करनी है तो उन्हें सातित्व, कौमार्य, ब्रह्मचर्य, ऊंच नीच और पवित्र अपवित्र जैसे शब्दों से छुपे हुए ब्राह्मणवादी संयंत्र को पहचानना होगा। विवाह और कर्मकांडों के बारे में विचार। स्त्री पुरुष संबंधों एवं विवाह के बारे में रामास्वामी पेरियार ने अपने विशिष्ट विचार हैं। पेरियार ने इन विचारों को समझाते हुए इंग्लिश में एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द बेनिफिट ऑफ हेल्पमेट। इसमें अपने विवाह संबंधी विचारों पर काफ़ी अच्छे ढंग से प्रकाश डाला गया। पेरियार लिखते हैं कि आजकल विवाह क्या है? हम किसी परंपरा से बंधे हुए नहीं हैं। विवाह एक समझौता है। जब तक कि ज्ञान, प्रेम, बराबरी, पसंद और अनुभव इस विवाह में शामिल ना हो, तब तक इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। विवाह जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए होता है। ऐसे विवाह में पुरानी आर्य संस्कृति से जुड़े हुए पाखंड का कोई स्थान नहीं है। सोवियत रूस में विवाह स्वतंत्र हो चुका है और उसमें किसी तरह का आर्थिक लेन देन नहीं होता है। अपने भाषणों और लेखों में पेरियार लगातार कहते हैं कि भारत के हिंदू समाज में विवाह का ऐसा संबंध है जिसमें बहुत दुख है और जिसकी वजह से जीवन बर्बाद होता जाता है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो विवाह का सिर्फ एक छोटा सा मतलब है। विवाह के जरिए वैक्स स्त्री और पुरुष एक दूसरे का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के साथ जीने का वादा करते हैं। ब्राह्मणों ने जिस धर्म का और शास्त्रों का निर्माण किया है, उनमें उन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्त्रियों की लैंगिक आज़ादी को ख़त्म करने का इंतजाम किया है। इसी उद्देश्य से ब्राह्मणों ने विवाह और उससे जुड़े अंधविश्वासों का आविष्कार किया था। इसलिए पेरियार जोर देकर कहते हैं कि जब तक ब्राह्मणवादी और हिंदूवादी तरीके का विवाह खत्म नहीं होता, जब तक भारत की स्त्रियों की मुक्ति नहीं हो सकती। कन्यादान पर पेरियार के विचार। पेरियार विवाह से जुड़े हुए कुछ शब्दों से बहुत नफरत करते थे। उदाहरण के लिए कन्यादान, विवाह में वधू को देना या समर्पित करना इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि यह असल में स्त्री को वस्तु की तरह एक से दूसरे पुरुष को सौंपने की बात है। इस तरह एक स्त्रियों को सिर्फ एक कुर्सी, टेबल की तरह सामान समझा जाता है और एक से दूसरे हाथ पर सौंपा जाता है। यह न केवल स्त्री के व्यक्तित्व और उसकी गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह पूरी तरह से अनैतिक एवं बर्बर व्यवहार भी है। एक शब्द में समाज में स्त्रियों को एक दूसरे पुरुष द्वारा पुरुषदान नहीं दिया जा सकता। इसलिए कन्यादान जैसे वे नए शब्दों की बात करते हैं। उन्होंने तमिल भाषा में नए शब्द की रचना की थी। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया, हेल्पमेट इन लाइफ। इस प्रकार वे पति पत्नी
को एक सुखी जीवन जीने के लिए एक दूसरे का सहयोगी और मित्र बनाकर पेश करते हैं। परिवार नियोजन पर विचार। पेरियार अपने समय में बहुत आगे के जीवन और समाज के बारे में सोचा करते थे। उनके समकालीन अन्य विचारकों एवं सामाजिक सुधारकों में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात करने वाले बहुत ही कम लोग नजर आते हैं। इसका एक विशेष कारण है कि अन्य अधिकांश समकालीन विचारक एवं सामाजिक सुधारक हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के पाखंड में डूबे हुए थे। वे मनुष्य से मनुष्य के प्रेम और स्त्री पुरुष की बराबरी की बात तो करते थे, लेकिन विवाह और बच्चों के जन्म के संबंध में वे ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने की सलाह दिया करते थे। ऐसे अधिकांश लोग मानते थे कि बच्चे ईश्वर की देन है और उनके पैदा होने या न होने में मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्रोही प्रवृत्ति के पेरियार अपने ही ढंग से सोचा करते थे। वे कहते थे कि स्त्री पुरुष मिलकर कब बच्चा पैदा करना चाहते हैं ईश्वर तय नहीं करता है। वे कहा करते हैं कि बच्चा पैदा करने के विषय में स्त्री को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उन्हें अपने मन और शरीर का पूरा नियंत्रण और अधिकार होना चाहिए। पेरियार कहा करते थे कि पूरी दुनिया में ईश्वरवादी धर्मों ने स्त्रियों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है। ये सभी धर्म और इनके पाखंडी शास्त्र स्त्रियों को अपनी अगली पीढ़ी के अनुयायी, गुलाम और मजदूर पैदा करने की मशीन समझते हैं। इतने बच्चे पैदा करने पर स्त्रियों का नियंत्रण नहीं होना के कारण न केवल स्त्रियों का व्यक्तित्व कमजोर होता है, बल्कि पाखंडी धर्म और उससे जुड़े हुए शास्त्र सहित ईश्वर भी मौजूद होते हैं। इसलिए वह परिवार नियोजन के पक्ष में थे और चाहते थे कि दुनिया के सभी स्त्री सिर्फ बच्चे पैदा करने में ही अपने जीवन की पूर्णता न खो दें। बच्चे पैदा करने और उनका लालन पालन करने तक सीमित रहने के कारण स्त्रियां दुनिया भर में ईश्वर और धर्म की गुलाम हो गई हैं। इस संबंध में पेरियार का स्पष्ट कहना था कि न केवल परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि आवश्यकता होने पर टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी स्त्री को मुक्त करने के नए उपाय पर अमल होने चाहिए। देवदासी प्रथा पर विचार। पेरियार देवदासी और वेश्यावृत्ति की प्रथा के सख्त खिलाफ थे। वे और इन प्रथाओं का अंत करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने पर जोर दिया करते थे। इस विषय में उन्होंने अपने भाषणों में बहुत सारे तर्क दिए एवं अपने लेखन के बार बार इन प्रथाओं के स्त्रियों के जीवन की गरिमा पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर रोशनी डाली है। वे कहते हैं कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में ब्राह्मणवादी धर्म ने लोगों के मनोविज्ञान पर इतना बुरा प्रभाव डाला है कि वे विवेक बुद्धि का प्रयोग और उचित अनुचित सहित नैतिक अनैतिक का भेदभाव करना ही भूल गए हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाले माता पिता अपनी नाबालिग बेटियों को ब्राह्मणों के मंदिरों में देवदासी बनाने के लिए छोड़ आते थे। इन मंदिरों में धार्मिक कर्मकांड एवं पूजा के नाम पर ब्राह्मण पुजारी एवं नगर के सारे प्रभावशाली लोग इस असहाय बालिकाओं पर शारीरिक शोषण करते थे। विशेष रूप से जब कोई प्राकृतिक आपदा होती तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अकाल जैसी स्थितियों में जब हम लोग गरीब हो जाते थे, तब तक इस तरह के पाखंड से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाया करती थी। दक्षिण भारत का मध्यकालीन इतिहास इस तरह की शर्मिंदा करने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या में द्रविड़ एवं दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ी समझे जाने वाली गैर ब्राह्मण जातियां भी इस पाखंडी व्यवस्था में अपनी बेटियों के सम्मान की बलि चढ़ाती रही हैं। इसका एक आर्थिक कारण भी था। ब्राह्मणवादी पाखंड के कारण समाज के अधिकांश लोग ना तो शिक्षा हासिल कर सकते थे और ना ही
किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में भाग ले सकते थे। इसके अलावा जाति एवं वर्ण के आधार पर लोग होने वाले भेदभावों के कारण बड़ी संख्या में लोग खेती की जमीन एवं उत्पादक गतिविधियों से वंचित होते गए थे। इस कारण समाज में फैली हुई गरीबी उन्हें मजबूर कर देती थी कि वे अपने बच्चों को मंदिर के भरोसे छोड़कर चिंता से मुक्त हो जाएं। इस समय धार्मिक अंधविश्वास का आलम यह था कि जिन परिवार में कई सालों तक कोई संतान नहीं होती थी, वे अपनी पहली बेटी को मंदिर को सौंप देते थे। इन परिवार में लोगों में जीवन के प्रति, उसके कर्मकांडों के प्रति तार्किक दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव था। इसलिए वे इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों में आसानी से फंस जाया करते थे। पेरियार एवं अन्य समान आंदोलन के नेताओं ने इसके विरोध में खूब आवाज उठाई। आंदोलन पूर्वक जन जागरण करने का परिणाम निकला कि दक्षिण भारत में इस अमानवीय जाति प्रथा को खत्म करने के लिए माहौल बन गया। अंत में 1947 में मद्रास देवदासी प्रिवेंशन एंड डेडिकेशन एक्ट बना, जिसके जरिए इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। वेश्यावृत्ति पर विचार। पेरियार मानते थे कि वेश्यावृत्ति स्त्रियों के शोषण का सबसे घिनौना उपकरण है, जिसे किसी भी सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रथा और इससे जुड़ा दुर्व्यवहार ईश्वर एवं पितृसत्ता से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसे समझने के लिए वह एक उदाहरण दिया करते थे। वेश्यावृत्ति की घटनाओं में जब भी कोई खबर बनती है, तब अनिवार्य रूप से स्त्री को ही दोष दिया जाता है। ऐसे मामलों में पुरुषों को ना तो अपमान झेलना पड़ता है, न कोई सजा होती है। इसे साफ पता चलता है कि इस समस्या की वास्तविक जड़ कहाँ है। अगर समाज पर हावी पितृसत्ता कमजोर होती है एवं उनको अपने मन और शरीर पर पूरा अधिकार मिलता है, तभी इस समस्या को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। पेरियार का कहना था कि वेश्यावृत्ति शब्द इस स्त्री और पुरुष के काम संबंधों के विषय में तब तक इस्तेमाल होता है जब कोई स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ सहवास करती है या फिर अपने पति के अलावा किसी पुरुष के सहवास करती है। हालांकि इस कृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर से शामिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ स्त्री को दोष दिया जाता है। अन्य स्थितियों में जब समाज के ताकतवर एवं दबंग लोग एक से अधिक पत्नियां रखते हैं या रखेल रखते हैं, तब इसे उनके सम्मान और रुतबे से जोड़कर देखा जाता है। तब कोई नहीं कहता कि यह पुरुष वेश्या है, लैंगिक दुराचारी है या फिर अनैतिक है। ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई भी वेश्यावृत्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। यह शब्द सिर्फ स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों द्वारा ही नहीं बल्कि स्त्रियों द्वारा ही यह शब्द केवल स्त्रियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। इस उदाहरण के साफ पता चलता है कि स्त्रियां खुद ही ब्राह्मणवादी धर्म एवं ईश्वर के जाल में फंसकर दूसरी स्त्रियों के खिलाफ हो चुकी हैं। पेरियार ने कई बार स्पष्ट किया है कि वेश्यावृत्ति शब्द का इस्तेमाल न्याय या कानून के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका आविष्कार वास्तव में स्त्री को गुलाम बनाने और उसकी नैतिक ताकत को तोड़ने के लिए किया गया है। इस शब्द के इस्तेमाल के द्वारा स्त्रियों पर आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद एक असहाय स्त्री पुरुष सत्तावादी समाज में किसी की सहानुभूति के पात्र नहीं रह जाती। गौर से देखा जाए तो यह स्त्री को कमजोर बनाकर गुलाम बनाने की सबसे कारगर रणनीति है। पेरियार मानते थे कि एक सभ्य समाज के सतीत्व कौमार्य और वेश्यावृत्ति जैसे शब्द होने ही नहीं चाहिए। ये शब्द न केवल स्त्रियों के खिलाफ हैं, बल्कि पूरी मनुष्यता की नैतिकता के खिलाफ हैं। इस तरह के शब्द एवं धारणा समाज के ताकतवर लोगों द्वारा दीनों एवं कमजोर लोगों का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये शब्द एवं धारणा धर्म से जोड़ दी गई हैं।
इसलिए सामान्य लोग एवं पीड़ित स्त्री भी इन सब का विरोध नहीं कर पाती है। वह कहा करते थे कि एक सभ्य और नैतिक दुनिया में इस तरह के शब्दों और धारणाओं का कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार पर विचार। पेरियार मानते थे कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा व रोजगार के अवसर मिलने चाहिए बल्कि कानून एवं संविधान द्वारा संपत्ति का अधिकार भी मिलना चाहिए। यह संपत्ति का अधिकार न केवल उनका अपनी कमाई गई संपत्ति पर होना चाहिए बल्कि उत्तराधिकार कानूनों एवं पारिवारिक कानूनों के जरिए भी उन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्त्री और संपत्ति के प्रश्न पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए वे कहते थे कि हिंदुओं की सारी देवी सोना चांदी और हीरे मोती में लदी हुई बैठी रहती हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू समाज की स्त्रियां आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर और दूसरे पर निर्भर होती हैं। वह कहा करते थे कि दुनिया भर के सभी धार्मिक ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार के बारे में स्त्रियों को कमजोर बनाया है। वह कार्ल मार्क्स द्वारा सुझाव गए भौतिकवादी विश्लेषण के आधार पर कहा करते थे कि इतिहास की लंबी यात्रा में पुरुषों ने यह सीख लिया है कि स्त्रियों को गुलाम बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाए। आर्थिक गुलामी अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि इसके बाद स्त्री या पुरुष का मस्तिष्क किसी भी मुक्तिवादी योजना की कल्पना करने में असमर्थ होने लगता है। ऐसे ही असमर्थ स्त्री पुरुष के जमघट को मजदूरों का नाम देकर समाज के प्रभुत्वशाली लोग ताकतवर लोग लगातार उनका शोषण करते रहते हैं। पेरियार का अपने परिवार से बढ़ता विरोध। स्त्री अधिकारों के मुद्दों पर पेरियार के ये विचार उनके धार्मिक माता पिता के विचारों में काफ़ी अलग थे, इसलिए बहुत जल्दी उनके परिवार माता पिता से मनमुटाव शुरू हो गया। घर में तनाव बढ़ता गया, लेकिन पेरियार अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने समझौता करना कभी नहीं सीखा। वह हमेशा आर पार के फैसले की भाषा में सोचते थे और उन्हें उचित होना था इसे करने के लिए अपनी जान लगा देते थे। स्त्रियों के मुद्दों पर अपने माता पिता को ना मना पाने के कारण वह अंदर से कुछ दुखी हुए और 1904 में 25 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। इस समय तक पेरियार स्वयं भी ब्राह्मणवादी धर्म के चुंगल में फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने बनारस जाकर तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया। उस जमाने में बनारस शहर की एक पवित्र तीर्थ के रूप में बड़ी महिमा थी। पेरियार यहाँ जाकर समय गुजारना चाहते थे। घर छोड़ने के बाद वह इस स्थान पर आए और लगभग 1 साल बनारस में ही रहे। यहाँ तक पेरियार की जीवन के बारे में लिखी यह किताब आधुनिक भारत के निर्माता पेरियार का अध्याय 3 समाप्त होता है। अध्याय 4 नई वीडियो में आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।